गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले इंट्रो कर लेते हैं। माई सेल्फ शुभम सेंधव, ट्यूटर ऑफ इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज। माई एजुकेशन BSc नर्सिंग। देन आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो एक डिसीज़ होती है और ज़्यादातर ये बच्चों में होती है। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नीचे जो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आपको स्लाइड शो होगी स्क्रीन पे, इन स्लाइड के थ्रू ही हम आज पढ़ने वाले हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज की हमारी क्लास है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का। इसमें हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबसे पहले डेफिनेशन, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके पैथोफिजियोलॉजिकल और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, लेबोरेटरी डाटा, इसका टेस्ट कैसे होता है, कैसे पता करते हैं अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, तो डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप की होती है, कैसे होती है, क्या क्या हो सकता है इससे, क्या साइन सिम्टम्स रहते हैं इसके, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशंस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज पैरामीटर ऑफ glomerular basement membrane to plasma protein. It is clinical and laboratory syndromes characterized by the massive proteinuria, which lead to hypoproteinemia, hypoalbuminemia, hyperlipidemia and feeding edema. तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यदि किसी को भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो उसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो यूरिन पास आउट करता है पेशेंट, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसके साथ में उसके बॉडी से प्रोटीन भी बाहर निकलने लगता है, जिससे उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है। तो इस कंडीशन को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये उसी की डेफिनेशन में दिया है। एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अलग अलग कंडीशन से होती है। हर कंडीशन में अलग अलग प्रोटीन बाहर निकलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन यूरिया की। ये पहली कंडीशन होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, जिसमें 3+4+ यदि यूरिन के साथ प्रोटीन निकलता है तो उस कंडीशन को हम प्रोटीनूरिया बोलते हैं। हाइपोप्रोटीनूरिया किसको बोलते हैं? हाइपोप्रोटीनूरिया में होता है यदि 4 mg, यदि mg में प्रोटीन बाहर होने लग गया है, 10 mg, 20 mg या 50 mg जो भी है, तो उस mg में यदि प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर जाने लग गया है तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोप्रोटीनूरिया। ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है? हाइपरलिपिडीमिया एक सीरियस कंडीशन में चला जाता है। उसमें क्या है, उसमें ग्राम में प्रोटीन निकलने लगता है। 5.5 ग्राम या फिर 2.5 ग्राम से लेके 5.5 तक ग्राम तक यदि प्रोटीन बाहर निकल रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपरलिपिडीमिया। और इसमें क्या होता है कि जब क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे चला जाता है तो इडेमा तो हो ही जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कोई सी भी कंडीशन में इडेमा तो होना ही है, क्योंकि सबसे पहला साइन होता है इडेमा। पूरी बॉडी पे, पूरे पूरी बॉडी पे स्वेलिंग होगा, आपके पैरों पे दोनों पे स्वेलिंग हो जाएगी, एंड आपके फेस पे स्वेलिंग, अपनी आंखों पे स्वेलिंग,
चाइनीज़ देखे हैं ना आपने सभी, चाइनीज़ बच्चों की तरह उनकी आंखें हो जाएगी बिल्कुल, एक आंखें बंद से लगने लगेगी, बंद हो जाएगी, तो इतना स्वेलिंग हो जाएगा उसके ऊपर। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इसमें अलग अलग कंडीशंस होती है जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेफ्रोटिक क्राइटेरिया। ठीक है, नेफ्रोटिक क्राइटेरिया में क्या होगा, इसके अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, जो मैंने अभी कंडीशन से बताई वही क्राइटेरिया में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है प्रोटीनूरिया, मैसिव प्रोटीनूरिया, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोटीनूरिया दोनों टू टाइप से मैसिव प्रोटीनूरिया में आते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होता है, 3 से प्लस से 4 प्लस यदि यूरिन के साथ प्रोटीन बाहर जा रहा है तो वो क्वालिटेटिव प्रोटीनूरिया में आता है। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि मोर देन 40 mg, मैंने पहले ही बताया था कि 3+4+, ठीक है, लेकिन उस यदि mg में जाने लग गया है तो वो सेकेंड लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, वो क्वांटिटेटिव प्रोटीनूरिया में आएगा। उसके बाद में थर्ड है, सेकेंड है हाइपोप्रोटीनूरिया। हाइपोप्रोटीनूरिया में 2.5 से लेकर 5.5 ग्राम तक यदि प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर निकलता है तो उसको हाइपोप्रोटीनूरिया अपन बोलते हैं। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है, हाइपरलिपिडीमिया सीरम कोलेस्ट्रॉल 5 से 7, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो मोटापा रहता है वो भी बॉडी का वेट बढ़ जाता है, और क्योंकि पूरी बॉडी पे इडेमा हो जाता है और मोटापा भी हो जाता है, और यूरिन के साथ प्रोटीन यदि 5.5 से भी ज़्यादा जाने लग जाता है तो उस कंडीशन को अपन हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। ठीक है, और भी ये इडेमा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं। इसमें सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो डिसीज होती है उसमें सबसे पहला सिम्टम्स इडेमा ही होगा, उसमें पूरी बॉडी पे स्वेलिंग हो ही जाएगी। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से उसकी बॉडी पूरी स्वेलिंग हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके और भी क्राइटेरिया रहते हैं कि क्या क्या हो सकता है बॉडी में, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले होता है हेमिच्यूरिया। हेमिच्यूरिया में क्या होता है, उसका ब्लड शुगर डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल है वो हाई पे चले जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन होती है। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब, हाइपरटेंशन आप सब लोग जानते होंगे, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ठीक है, बच्चा हाइपरटेंशन है उसको ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो कौन सी एज में कौन से बच्चे को कितना ब्लड प्रेशर हो सकता है वो यहाँ पे बताया गया है। 130/90 mm स्कूल एज चिल्ड्रन, स्कूल एज जो चिल्ड्रन होगा, जो बच्चा होगा, उसका 130/90 ब्लड प्रेशर होगा। 120/80 किसका होगा, प्री स्कूलर चिल्ड्रन का होगा। ठीक है, और 110/70 किसका होगा, टोडलर वाले चिल्ड्रन का होगा। तो ये तीनों कंडीशन हाइपरटेंशन की दे रखी हुई है। एजेटोमिया किसको बोलते हैं, जिसमें सीरम का लेवल, बॉडी में सीरम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। सीरम का लेवल बढ़ना क्या बोलते हैं, एजेटोमिया। ठीक है, हाइपोकॉम्प्लीमेंट्री का क्या बोलते हैं, डिक्रीज लेवल ऑफ सीरम। सीरम का लेवल सबसे बॉडी में कम हो जाना, वो उसको क्या बोलेंगे, हाइपो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एजिथ्रोमिया में सीरम लेवल बढ़ता है और हाइपोकॉम्प्लीमिया में सीरम लेवल कम होता है। तो ये इसके क्राइटेरिया हो गए हैं। अब हम इसका आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, ये किस टाइप से होता है, इसके किस 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 रीज़न से हो सकता है, कैसा रहता है होने के बाद में, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एक बॉडी में कहाँ पे इफेक्ट करता है, कहाँ पे नहीं करता है, कौन सा इसका फंक्शन काम करना कम करता है, तो इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन बनती है, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ए प्राइमरी मेजोरिटी, प्राइमरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, द कॉज इज स्टिल
unclear. Up to now, recent 10-year increasing evidence has suggested that INS might result from a primary disorder of T सेल फंक्शन. ठीक है, प्राइमरी डिसऑर्डर में क्या, प्राइमरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि द कॉज स्टिल अनक्लियर इज द, जो 10 साल के बच्चे होते हैं, 10 से 12 साल के बच्चे, उनमें ही सबसे ज़्यादा नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है. जो 10 से 12 साल के बच्चे रहते हैं उसमें क्या होता है कि जो उनकी टी सेल्स, जो सेल्स रहती है, उसका जो काम रहता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है ना. टी सेल्स का जो फंक्शन रहता है, जो काम कार्य करती है, वो काम करना बंद कर देती है या फिर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है. ठीक है, तो जो 10 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये टी सेल्स के प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने की वजह से भी उसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है. और यह कंडीशन टी सेल लगभग जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम जितने भी केसेस आते हैं उनमें 90% केसेस टी सेल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की. तो सेकेंडरी की बात करते हैं. एनएस रिसेक्शन फॉर सिंथेसिस डिसीज सच ए प्रॉपर सिस्टम इम्पल्स एचबीवी इन्फेक्शन. तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या आएगा, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में ये एचबीवी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है. सिस्टमिक डिसीज कोई सी दूसरी पहले से उसको डिसीज हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है. सिस्टमिक इथरेटोमास, इन सब की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन में आता है. ठीक है, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन होता है. थर्ड होता है कंजेनिटल क्लासिफिकेशन का. थर्ड, जो बच्चे लॉन्ग टाइम तक नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रहते हैं, जिनको 1 महीने 15 दिन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम उनका कम नहीं हो पाता है, वजन कम नहीं हो पाता है, वेट इंक्रीज हो जाता है तो, और स्वेलिंग कम नहीं हो पाती है, प्रोटीन का जाना कम नहीं हो पाता है यूरिन के थ्रू, तो उन बच्चों को अपन कंजेनिटल क्लासिफिकेशन में रखा गया है. उनका यदि क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, लिपिडियम चले गया है पेशेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका फिर अपने को रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी करवाते हैं. वो क्रिटिकल कंडीशन हो गई है बच्चों की. जो थर्ड कंडीशन है वो कंजेनिटल में अपन इसको रखते हैं, जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ सकता है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, ड्रग टॉक्सिक एलर्जी. ठीक है, कि ये किस किस वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम किन किन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, कौन से इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वो क्या क्या रीज़न है इसके, वो सब सेकेंडरी में बताया गया है. ड्रग टॉक्सिक एलर्जी, ड्रग टॉक्सिक एलर्जी मतलब आप समझते होंगे कोई सी ड्रग गलत तरीके से देने से. फिर यहाँ टॉक्सिक, टॉक्सिक अब कोई जहर तो देगा नहीं, यदि गलत को किसी ड्रग को गलत तरीके से दे दिए तो वो पॉइजनिंग का काम कर सकती है और वो कुछ भी एलर्जी बच्चे को हो सकती है. तो इन सब चीज़ों की वजह से भी उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है. वही सब चीज़ इसमें भी दे रखा है. स्नेक, सांप के काटना, ये भी एक टॉक्सिक हो गया, जहर हो गया. वैक्सीन गलत तरीके से लगाना, हाइड्रोकार्बन्स की कमी होना, ये सब चीज़ों की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है. ठीक है, एंड देन इन्फेक्शन. इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फेक्शन किन किन इन्फेक्शन की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है. ठीक है, लेप्रोसी, कोई से सर्जरी करवाई हो. HIV आप सब जानते होंगे, HIV इन्फेक्शन एक दूसरे से किसी से ट्रांसफ़र हो गया है, या सेक्सुअली, या फिर ब्लड के टच होने से, या फिर कोई से भी रीज़न से HIV आ सकता है बॉडी में. तो उस चीज़ इन्फेक्शन, उन सब के इन्फेक्शन से भी अपने को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है. ऑटोइम्यून वेस्कुलर, ऑटोइम्यून का मतलब समझते हैं कि अपनी बॉडी के बच्चों में पहले ही इम्यूनिटी पावर कम रहता है, उनका इम्यूनिटी पावर और वीक होने से कोई सा भी ऑटोइम्यून, अपना जो इम्यून पावर वीक होने से कोई सा भी इन्फेक्शन अपनी बॉडी में आ सकता है और उसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है बच्चों में. मेटाबॉलिक डिसीज, मेटाबॉलिक डिसीज यानी कोई उसको बचपन से भी हो, या तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ मेलाइटिस वाली, उसकी वजह से भी हो सकता है. नियोप्लाज्मा, नियोप्लाज्मा में भी इन्फेक्शंस आते हैं.
सेल का डिवाइड होना, यदि कोई सी सेल बॉडी में इंक्रीज हो गई है, वो डिवाइड हो रही है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कार्सिनोम वो दे ही रखा है, वो कैंसर वाला आता है, तो इस कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं। जेनेटिक डिसीज में क्या होता है, जेनेटिक डिसीज में उसके माता पिता से या फिर जनरली कई घर घर से जो आई हो, मतलब उसकी फैमिली में किसी को हो या फिर ऐसे चलती आ रही हो फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उस चीज़ को अपन जेनेटिकली बोल सकते हैं कि वो माता पिता से आई हुई है, ही एक उनको जो पहले से ही चल रही है, ठीक है। उसके बाद में अदर भी हो सकते हैं, क्रोनिक ट्रांसप्लांटेशन, कंजेनाइटल नेफ्रो, जो अभी अपन ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे थे कंजेनाइटल में, जो कोई से कुछ ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई सर्जरी हुई है, उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आइडियोपैथी इन पैथोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजी की, कि इसको हम किस तरीके से पता करते हैं, इसकी किस तरीके से जांच करते हैं, तो कैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पता चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द ग्लोमेरुलर appears normal basically under light microscopy and under immunofluorescence under electron microscopy function the food processing of the podocytes, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम बच्चे का सैंपल्स देते हैं, सबसे पहले कौन सा सैंपल देंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, यूरिन सैंपल, ठीक है। यदि यूरिन सैंपल हम लैब में पहुंचाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे यूरिन का टेस्ट होता है। तो वो क्या करते हैं, टेस्ट किस तरीके से करते हैं, यूरिन की 3-4 बूंदे वो उनके पास जो मशीनें रहते हैं, जो माइक्रोस्कोप रहता है, उसमें डाल के वो देखते हैं कि कितनी मात्रा में यूरिन है और कितनी मात्रा में प्रोटीन यूरिन के साथ में आ रहा है। तो वहाँ से अपने को पता लगता है कि कितना यूरिन के साथ में प्रोटीन बाहर बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो वो सब पैथोलॉजी में माइक्रोस्कोप से पता चलता है। ये जो एक प्रोसेस होती है, उस पूरे प्रोसेस से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें दे रखा है प्रोफाइल ग्लोमेरुलर एम्फीजन अबाउट 10%, यदि 10% वो माइक्रोस्कोप में नहीं पता चलता है, 5% वो 5% चलेगा, 2% है 2% भी चलेगा। इन अदर जो भी होगा वो पूरा यूरिन से अपने को पता चल जाएगा कि इसका कितना प्रोटीन बॉडी के बाहर जा रहा है, ठीक है। वही सब चीज़ें इसमें दे रखी है। उसके बाद में आता है, अपन आगे बढ़ते हैं, मिनिमल चेंजेस नेफ्रोटिक, आगे बढ़ते हैं अपन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम 15 टाइम्स मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन इन अडल्ट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसके चांसेस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सबसे ज़्यादा चांसेस है और सबसे ज़्यादा होता भी है अडल्ट चिल्ड्रन में होता है, बच्चों बड़ों में नहीं होता है। Most cases in primary nephrotic syndrome in children in minimal changes disease onset various type of nephrotic syndrome। जो प्राइमरी अपन ने देखा था, प्राइमरी क्लासिफिकेशन, वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि चिल्ड्रन की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसकी ये डिसीज में क्या क्या उसको साइन सिम्टम्स दिखते हैं उसकी बॉडी में, जैसे ईडेमा वगैरह, ईडेमा है, स्वेलिंग है, ठीक है, फेस चेंज होना है, आई स्पेस विजन है, ठीक है। ये सब चीज़ें, वीकनेस भी हो सकती है, सब कुछ जो जो होते हैं वो सब नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वो सब इसमें अपन देख सकते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार अपन उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसकी बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी मतलब पैथोलॉजी में क्या होता था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अपन ने करवाई थी, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि आपको कि उसका ट्रीट कैसे करना है, कौन सी कंडीशन को कैसे ट्रीट करना है, कैसे पता करना है कि कौन सी कंडीशन है, ठीक है। अब लैब से रिपोर्ट आ गई तो पता तो चल गया कि कितना मात्रा में इसका यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन में उसको रखना है। तो सबसे पहले द मेन पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, द मेन ट्रिगर ऑफ प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड द फंडामेंटल ऑफ हाईली इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो सबसे कॉमन है होता है, वो सबसे पहले
नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। प्रोटीनूरिया मतलब सबसे फर्स्ट वाली टेस्ट होता है और सबसे अधिक मात्रा में यही मिलता है प्रोटीनूरिया, जिसमें 3 से 4+ 3+ से 4+ इसमें यूरिन में प्रोटीन जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले रहता है प्रोटीनूरिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ प्रोटीनूरिया। जो प्रोटीनूरिया फर्स्ट कंडीशन है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, वो कितने कंडीशंस में आते हैं, किस टाइप से वो चलते हैं, किस किस टाइप में वो कितना कितना यूरिन प्रोटीन जाता है, तो किस कंडीशन में अपन उसको रखते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इंक्रीज ग्लोमेरुलर प्रोबेबिलिटी फॉर प्रोटीन ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव चार्जेस ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इंक्रीज ग्लोमेरुलर प्रोटीन्स। ठीक है, यदि यूरिन के साथ में प्रोटीन का बाहर जाना ज़्यादा होता है और तो उसमें क्या होता है, बॉडी नेगेटिव रिएक्ट करती है, बॉडी में नेगेटिव रिएक्ट करती है एंड बॉडी वीक होती है। अब इसमें डिग्री ऑफ प्रोटीनूरिया क्या होता है। डिग्री ऑफ प्रोटीनूरिया में जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो 3 टाइप्स का बताया गया है यहाँ पे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो मैंने अभी पहले बताया था वही चीज़ें हैं। माइल्ड में अपना प्रोटीनूरिया आता है तो उसमें कितना है 0.5 2 डेज तक इसमें प्लस रहता है, तो वो माइल्ड में रहता है कि हाँ ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मॉडरेट में क्या आएगा, 5 से 2 MB तक चला जाता है, तो हर 2 दिन में वो बढ़ता है। यदि पहले दूसरे दिन उसमें इतना हुआ तो चौथे दिन उसमें और ज़्यादा भी हो सकता है। यदि वो सेम चलता रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया तो वो और कंडीशन में बढ़ता जाता है। माइल्ड से मॉडरेट में आता है, मॉडरेट से सीवियर में आता है। ठीक है, तो सीवियर में क्या होता है, सीवियर में ग्राम में वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने आता है, तो उसको सीवियर कंडीशन में रखा जाता है। ठीक है, अभी सबका मैंने बताई है आपको कितना कितना निकलता है तो कौन सी कंडीशन में आता है। ठीक है, अब प्रोटीनूरिया के टाइप से वो है, पहला टाइप से है सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया। ठीक है, सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया में क्या होता है, सच ए एल्बुमिन एक्सक्रेट इन द व्हेन प्रोटीन इज लो मोलिकुलर वेट सच एज एल्बुमिन इन एक्सक्रेट ऑफ रियली देन प्रोटीनूरिया ऑफ। इस फर्स्ट प्रोटीनूरिया में क्या होता है कि जो बेबी रहेगा उसके बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब ईडेमा बढ़ेगा प्रोटीन बाहर निकलेगा, स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, एब्डोमेन का साइज बढ़ता जा रहा है, पैरों पे स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, तो बेबी का क्या होगा, वेट भी बढ़ेगा। तो जो वेट रहता है वो, और उसके बाद में उसको यदि उस वेट को ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है तो उसको अपन फिर एल्बुमिन सजेस्ट करेंगे। एल्बुमिन उसको जो आता है, जो दूध की थैली की, एक दूध के वाइट कलर का आता है, दूध की थैली सही का, उसको अपन बच्चों को देंगे, एल्बुमिन डायरेक्ट देंगे, तो उससे क्या है, उसका वेट लॉस होगा एंड ईडेमा भी उसका कम होगा। ठीक है, तो पहले टाइप में यही दे रखा है। भी नॉन सिलेक्टिव में क्या होगा, LMW द लॉस्ट इन यूरिन के साथ प्रोटीन कंटिन्यू जाएगा उसमें, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे बी नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोएल्बुमिनिया। ठीक है, अब हाइपोएल्बुमिया जो मैंने बताया था आपको, हाइपोएल्बुमिनिया कौन सी कंडीशन हो गई है, फर्स्ट कंडीशन को अपन ने डिस्कस कर लिया है, लेकिन सेकंड कंडीशन अब आई है। ठीक है, सेकंड कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोएल्बुमिनिया। ठीक है, हाइपोएल्बुमिनियम क्या होगा कि mg में उसका प्रोटीन लॉस होने लग जाएगा यूरिन के साथ में। तो क्या होगा इसमें, ड्यू टू हाइपर प्रोटीनूरिया लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन यूरिन मेनली इन द एल्बुमिन, इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग एक्यूट फेज। ठीक है, ये भी फर्स्ट फेज के बाद में से आने वाला दूसरा फेज है जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम जाता है। यदि फर्स्ट फेज कंट्रोल नहीं हो पाता है तो सेकंड फेज में वो जाता है, उसको बोलते हैं अपन हाइपर एल्बुमिनिया। हाइपोमिलिया में क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन रहता है वो यूरिन के साथ ज़्यादा बहने लगता है, तो उस कंडीशन में अपने को एल्बुमिन चढ़ाना पड़ता है और ईडेमा ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। तो
इडेमा बढ़ने लगता है तो उसको एल्बुमिन स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक्यूट फेज है, ये कोई इतना क्रिटिकल वाला नहीं है, ये मॉडरेट में आता है, माइल्ड के नीचे मॉडरेट, सीवियर में तो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, सबसे बड़ी प्रोसेस होती है हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, ये क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है पेशेंट, इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोटीन ज़्यादा ग्राम में लगने लग जाता है कि हाँ अब तो 5.5 से भी ऊपर जा रहा है, तो फिर उस में हाइपरलिपिडीमिया, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रिस्पॉन्स हाइपोएल्बुमिनिया reflex to liver synthesis of generalized protein and lipid in the liver of lipoprotein, high molecular weight, no loss in urine। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया, कैटाबोलिज्म ऑफ, तो उस कंडीशन में अपन को क्या है, कंटिन्यू उसको एल्बुमिन चढ़ाना पड़ेगा, एल्बुमिन देना पड़ेगा पेशेंट को, और उसका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वेट के अकॉर्डिंग उसको अपने को एल्बुमिन चलाना ही पड़ेगा। और ये कंडीशन रहना चाहिए कि वो पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, ताकि जो पेशाब के साथ में प्रोटीन जा रहा है बाहर, वो ज़्यादा प्रोटीन बॉडी से बाहर ना जाए, तो यही कंडीशन रहती है। उसको ज़्यादा अपन लिक्विड फॉर्म में नहीं देंगे तो उसका क्या है कि यूरिन पास उसका कम होगा, तो जितना यूरिन पास कम होगा उतना उसका प्रोटीन कम जाएगा, इसलिए यही कोशिश रहेगी कि वो ज़्यादा उसका वेट कम हो और यूरिन का लॉस कम हो। ठीक है, थर्ड अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाइपरलिपिडीमिया कंप्लीट होता है, इसके आगे अपन पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ इडेमा। ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ इडेमा, हम इसके इडेमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ इडेमा, जो स्वेलिंग होगी बॉडी पे, उसका अपन कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे अपन ट्रीट कर सकते हैं। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को सबसे पहला सिम्टम्स रहता है इडेमा, कि पैरों पे सूजन, आंखों पे सूजन, चेहरे पे सूजन हो जाती है, पेट बड़ा हो जाता है, वेट बढ़ जाता है बॉडी का, यूरिन के साथ प्रोटीन निकलता ही रहता है। तो उस कंडीशन में अपन उसको कैसे ट्रीट करेंगे, इडेमा जो स्वेलिंग रहेगी पूरी बॉडी पे, सबसे पहले तो उसी को कम करना ज़रूरी है, इसलिए उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो वो चीज़ वो यहाँ पे बताया गया है, कौन सी कितना सूजन पे कौन सी कंडीशन आती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं रिडक्शन प्लाज्मा कोलिग्स ऑस्टोमेटिक प्रेशर एंड प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा, सेकेंडरी टू हाइपोएल्बुमिनिया, इडेमा एंड हाइपरवोल्मिया। तो जो इडेमा रहेगा उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइपोवोल्मिया। हाइपोवोल्मिया कंडीशन किसको बोलेंगे, जिस बॉडी पे सबसे ज़्यादा सूजन है, कम नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोवोल्मिया। ठीक है, इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एंड एल्डेस्ट्रॉल, एलडीएच। ठीक है, एलडीएच फुल फॉर्म एल्डेस्ट्रॉल, वाटर एंड सोडियम रिटेंशन। ठीक है, एलडीएच का बैलेंस कम होना। ठीक है, एल्डेस्ट्रॉल का, तो जिससे मोटापा बढ़ता है, तो फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पहले ही इडेमा होता है, तो पहले ही वजन बढ़ता है, पहले ही सूजन बढ़ता है, बच्चा मोटा होता है, और तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन एल्डेस्ट्रॉल को कम करेंगे जो हार्मोन्स रहता है। एंड इडेमा किसके लिए करेंगे, इडेमा के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, क्योंकि जो इडेमा रहेगा वो तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कॉमनली रहेगा, वो कोई सी भी कंडीशन हो उसमें आपको इडेमा आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए अपन इसको इडेमा को कम करने के लिए अपन ये सब करेंगे। इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इंट्रावस्कुलर जो वॉल्यूम है, फिल्ट्रेशन रेट, वाटर एंड सोडियम रिटेंशन, तो उसका ये सब क्यों करेंगे, कम पानी पिलाएंगे, वाटर को मेंटेन करेंगे, ये सब चीज़ें क्यों करेंगे,
क्योंकि यूरिन कम हो और वजन अपना स्वेलिंग कम हो, इसलिए हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि ये किस तरह से किडनी से कैसे क्या होगा, कहाँ पे किडनी रहती है तो क्या करना होता है। तो उस हिसाब से हम अब आगे इसका डायग्राम के थ्रू मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ग्लोमेरुलर डैमेज, ग्लोमेरुलर किडनी के जस्ट नीचे होता है। तो ये क्या होता है, किडनी को डैमेज करता है। तो किडनी अपना डैमेज हो जाता है, प्रॉपर तरीके से काम कर नहीं पाता है, यूरिन और प्रोटीन को अलग नहीं कर पाता है, इसलिए यूरिन और प्रोटीन दोनों एक साथ पेशाब के साथ निकलने लग जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज परमिट टू प्रोटीन, प्रोटीन 3.5 ग्राम इन 24 होल। यदि 3.5 ग्राम प्रोटीन 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 यूरिया में यदि 3.5 ग्राम बाहर निकलने लग जाता है 24 आवर के अंदर, तो डायरेक्ट वो हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन में चला जाता है, हाइपरटोनिमिया की कंडीशन में चला जाता है, सॉरी हाइपरटोमिया की कंडीशन में चला जाता है। उसमें क्या होता है, डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोसिटिक प्रेशर। तो डिक्रीज जो अपना है, ये जो प्लाज्मा जो अपना प्रेशर रहता है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि एडेमा बढ़ जाएगा। तो और इसमें क्या होता है, कॉम्पेंसेटरी सिंथेसाइज जो प्रोटीन बाय लीवर, जो लीवर और जो अपने बाइल वगैरह सिंथेसाइज करता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता है। तो फिर वो और कंडीशन, पहले तो यूरिन और किडनी फिल्टर नहीं हो पा रहे थे इसलिए उससे दिक्कत बढ़ रही थी, लेकिन अब लीवर ने भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करना बंद कर दिया है, तो फिर क्या होगा, और कंडीशन बढ़ेगी। वो फिर किस कंडीशन में जाएगी, हाइपरलिपिडीमिया में। ठीक है, कि फिर उसको ग्राम 5.5 से भी ऊपर वो यूरिन के साथ में प्रोटीन बाहर निकालने लगेगा और प्रोटीन की कमी बॉडी में होगी, इसलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, हम देखेंगे कि उसको कैसे ट्रीट करना है। अपने को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में उसको क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसको पेशेंट को गुड फील करवाना है। ठीक है, उसको कंफर्टेबल फील करवाना, उसको ट्रीट करके उस नेफ्रोटिक सिंड्रोम से इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, मेन इसका पहला पॉइंट होता है कि जब सबसे पहले इडेमा रहेगा, बच्चे की पूरी बॉडी पे स्वेलिंग रहेगी, तो द कॉमन सिम्टम है इडेमा। ठीक है, बच्चे की पूरी बॉडी में सबसे पहला कॉमन सिम्टम यहाँ पे भी वही बताया गया, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि इडेमा सबसे पहले कॉमन कॉज है उसका, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। तो सबसे कॉमन कॉज क्या है, इडेमा। अब इडेमा अलग अलग टाइप से बताया गया है इसमें। लोकल इडेमा क्या होता है, इडेमा इन फेस अराउंड आई इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब लोकल इडेमा में क्या होगा, मतलब सिर्फ ओनली फेस पे इडेमा, मतलब अपना चेहरा सूजा हुआ। इन अराउंड द आई, आई के आसपास पूरा सूजा हुआ, जो चाइनीज मैंने बताया था आपको। इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, इन लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब अपने लेग पैरों पे स्वेलिंग होना। ठीक है, इन जनरलाइज इडेमा में क्या होता है, पेनिस को छोड़ के पूरी बॉडी पे, पेनिस के आइट साइड वाले एरिया में स्वेलिंग होना और बॉडी पे स्वेलिंग होना, उसको बोलते हैं जनरलाइज इडेमा। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स से क्या होंगे, जो आपको नहीं दिखेंगे उसको लगे, लेकिन पेशेंट को जरूर लगेगा, वो क्या होंगे, फटीग एंड लेथरेजी, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, नोडिया, वोमिटिंग होगी, एब्डोमेन पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, लूज मोशन हो सकता है उसको, और पेन भी हो सकता है, एब्डोमिनल वोमिटिंग हो सकती है बच्चे को। समझ में आ रहा है? बॉडी वेट क्या होगा, बॉडी वेट इंक्रीज होगा। ठीक है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, करवाना है अपने को, उसमें ज़्यादा होता है तो डिक्रीज करना है। ठीक है, प्लूरल इन्फ्यूजन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सब चीज़ें होगी, बॉडी का वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अब हम आगे बात करते हैं
क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग विद द, इनसे ये कुछ डायग्राम दे रखे हैं कि किस टाइप से स्वेलिंग कहाँ पे आएगा, किस जो इडेमा होता है सबसे पहला साइन सिम्टम्स वही होता है, मेन कॉज उसका, मेन सिम्टम्स उसका वही होता है। इडेमा से अपन पहचान कर सकते हैं कि बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस कंडीशन तक है, ठीक है। और उसके लेबोरेटरी पैथोलॉजी में यूरिन की जांच करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या इसमें देख सकते हैं आप कि एक तो सबसे पहले क्या है, खाना रखा हुआ है लेकिन खा नहीं पा रहा है सही से प्रॉपर तरीके से। कोई भी होगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम, किसी को फीवर भी आ जाता है तो फीवर आने के बाद वो खाना प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं कर पाता है, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पाता है, ठीक है। उसका सेकंड, इसका फेस देख सकते हो आप सेकंड डायग्राम में, फेस पे कैसा स्वेलिंग आ रहा है, आई पे कैसी स्वेलिंग आ रही है, तो इस टाइप से स्वेलिंग। इसके फिंगर्स देख सकते हो आप, फिंगर्स में कैसे जो नेल्स रहते हैं उसमें कैसे बीच में वाइट वाला आता है, दो ऊपर नीचे रेड दिख रहा है लेकिन बीच में वाइट दिख रहा है। उसके बाद में इसके लेग्स देख सकते हो, लेग्स पे कितना स्वेलिंग है ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में रेक्टम साइड देख सकते हो आप, रेक्टम साइड में उसको कितना स्वेलिंग है। उसके बाद में अगले डायग्राम में बताया है ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसके आगे डायग्राम में बताया है उसका एब्डोमेन का साइज कितना बड़ा हुआ है, उसका जेनाइटल एरिया में पेनिस को छोड़ के बाकी आसपास के एरिया में कितना स्वेलिंग है, उसका पेट कितना बड़ा हो चुका है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पेशेंट अपने को नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। अगला डायग्राम में देख सकते हैं एक मेल और एक फीमेल दोनों का डायग्राम दे रखा है, दोनों 10-12 साल के बच्चे हैं। इन बच्चों में किस टाइप से इडेमा बढ़ा हुआ है, इनका एब्डोमेन कितना बड़ा, पेट कितना बड़ा हुआ है, कितनी उनके हाथों पैरों और आंखें कैसी, आंखों पे कितना स्वेलिंग है, फेस पे कितना स्वेलिंग है, ये देख सकते हैं। इस कंडीशन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पूरा स्वेलिंग होगा, ठीक है। एंड अगला अपन देखते हैं इन्वेस्टिगेशन जो लेबोरेटरी में अपन पहुंचाते हैं वो किस टाइप से। सबसे पहले तो अपन लेबोरेटरी में यूरिन सैंपल पहुंचा, यूरिन का एनालिसिस करते हैं। सबसे मेन है यूरिन सैंपल पहुंचाना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसी से पता लगेगा कि प्रोटीन की मात्रा यूरिन में कितना जा रहा है, ठीक है। इसलिए अपन सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, यूरिन आरएम करवाएंगे, ठीक है। तो यूरिन एनालिसिस में क्या होगा, यूरिन एनालिसिस में कोई कंडीशन हो जाती है प्रोटीन यूरिया। यदि प्रोटीन यूरिया की उसकी कंडीशन है तो 3 से +4 उसमें रिपोर्ट्स में आ जाएगा। तो अपन समझ सकते हैं कि प्रोटीन यूरिया में 3 से 4 उसकी रहेगा। यूरिन कलेक्शन ऑफ फॉर प्रोटीन, ठीक है। 40 mg सेकेंड स्टेप हो गई है। 14 mg यदि 2 घंटे में उसको प्रोटीन निकल रहा है बाहर चिल्ड्रन को, तो वो फिर सेकेंड वाली कंडीशन आ जाएगी। वॉल्यूम, ओलिगोयूरिया इडेमाइज फॉर्मेशन, ठीक है। ओलिगोयूरिया क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है बॉडी पे और यूरिन में, पेशाब पे यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइक्रोस्कोपी हेमीजूरिया 20% लार्ज नंबर ऑफ हेलिन कास्ट। क्या माइक्रोस्कोप वही कि इसमें 20% यूरिन के समथिंग इसमें डालते हैं माइक्रोस्कोप में और पता करते हैं कि कितना प्रोटीन जा रहा है बाहर, ठीक है। फिर अगले अपन बात करते हैं यूरिन में प्रोटीन कितना जा रहा है और यूरिन कितना है, कितने यूरिन में कितना प्रोटीन जा रहा है वो पता लगाते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। अब आगे की बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस। सेकंड में क्या देखते हैं, ब्लड अपन सैंपल उसका भेजेंगे, ठीक है। ब्लड सैंपल में क्या देंगे, सीरम प्रोटीन, ठीक है, डिक्रीज है या इंक्रीज है। एल्बुमिन लेवल देखेंगे, एल्बुमिन लेवल लो है 2.5 है या नहीं है। सीरम प्रोटीन का 5.5 ग्राम प्रोटीन, यदि ब्लड में कितना प्रोटीन है या नहीं है या इससे भी कम है तो उस कंडीशन को, क्योंकि प्रोटीन तो यूरिन के साथ में जाता रहेगा तो वो प्रोटीन की कमी बॉडी में होती रहेगी, इसलिए अपन ये सब जांचें करवाएंगे। ब्लड सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड
राइस। कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि 5 यदि ग्राम में उसको प्रोटीन बाहर निकल रहा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, वो मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ने से क्या होगा कि स्वेलिंग, ईडेमा सब कुछ बढ़ेगा, तो इससे ईडेमा के ज़्यादा चांसेस है। फिर अपन करवाएंगे थर्ड वाली ESR। ये सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन से जो अपन क्या क्या देखने के लिए करवा रहे हैं। 100 mm ड्यूरिंग एक्टिवेट फेज, ठीक है। ESR की जांच भी करवाएंगे अपन। सीरम कॉम्प्लीमेंट, ये सीरम लेवल देखने के लिए अपन इसको कराएंगे। रीनल फंक्शन, RFT करवाएंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी का टेस्ट करवाएंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट अपन देखेंगे उसमें कि कोई डैमेज तो नहीं हुई है किडनी वगैरह, तो इसलिए, ठीक है। फंक्शन, जो रीनल फंक्शन है किडनी का, जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, किडनी कर पा रही है कि नहीं कर रही है, कर पा रही है, उस कंडीशन को देखने के लिए अपन RFT वगैरह करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में किडनी बायोप्सी होती है, ठीक है। किडनी बायोप्सी considering in secondary NS frequency replacing steroid resistant hematuria, hypertension, low GIF। यदि प्रोटीन ज़्यादा ही यूरिन के साथ बहने लग जाता है, बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, उसमें क्या करते हैं अपन, किडनी के बायोप्सी करते हैं। तो मतलब वही बात आ गई जो अपन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसके बायोप्सी निकाल के फिर उसको पता करते हैं कि कितना ये हो सकता है ठीक या नहीं हो सकता है, नहीं तो उसको फिर ट्रांसप्लांटेशन करना ही पड़ेगा। और उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें अपना हाइपरटेंशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हेमेचूरिया भी होगा, स्टेरॉइड, क्योंकि जब लास्ट स्टेज पे चला जाता है, जब कंडीशन क्रिटिकल एरिया में, जब कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, तो उसमें फिर हेमेचूरिया, सेकेंडरी फ्रिक्वेंसी और सब कुछ उसमें देखने को, आपको सारी चीज़ें उसमें, चारों चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एनएस, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या क्या अदर डायग्नोसिस और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें क्या है कि इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में DD ऑफ जनरलाइज इडेमा, इसमें जनरली इडेमा ही होगा तो होगा ही, लेकिन दूसरे डिसीज है उनमें इडेमा के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा इडेमा, सबसे पहले चांसेस नहीं, इसका पहला साइन सिम्टम ही इडेमा ही रहता है, ठीक है। प्रोटीन लूजिंग एंटो, तो पेशाब के साथ प्रोटीन तो जाते ही है बाहर, तो प्रोटीन तो लूज हो गई, प्रोटीन की कमी तो होगी ही बॉडी में, ठीक है। HF, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बच्चे को छोटा है, बच्चों में होता है तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन तो बाहर निकलता जा रहा है, प्रोटीन की कमी होती जा रही है, तो माल न्यूट्रिशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। एक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है। ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये कम टाइम में भी ठीक हो सकता है, और यदि क्रोनिक होगा तो फिर, यदि क्रोनिक सीवियर में आता है, माइल्ड मॉडरेट में आता है, तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। यूटेरिक एंजिलो इडेमा, इडेमा मतलब स्वेलिंग, वही स्वेलिंग वगैरह आती है, ठीक है। यूटेरस पे वगैरह पे स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनएस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं अपन अब। कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको, ठीक है। इन्फेक्शन इज मेजर कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन विथ एनएस विच फ्रिक्वेंटली ट्रिगर रिलेप्सेस, ठीक है। इन्फेक्शन क्या होगा कॉम्प्लिकेशन में, एक सबसे इन्फेक्शन सबसे बड़ा वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इन्फेक्शन सब मेजर कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है। इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो सब बच्चों में सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन इसका इन्फेक्शन है। बच्चों में सबसे जल्दी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने की वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो इसलिए उस ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है बच्चों के लिए। सेकेंड क्या है, नेफ्रोटिक पेशेंट आर लेबल इन इन्फेक्शन बिकॉज लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन यूरिन, ठीक है। क्या होगा, यूरिन के साथ में प्रोटीन जाएगा, हीमोग्लोबिन भी जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन की भी डिक्रीज होगी, यदि प्रोटीन की कमी रहेगी तो फिर हीमोग्लोबिन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। द इडेमा फ्लूक्ट एक्ट एस कल्चर मीडियम, ठीक है। इडेमा कल्चर मीडियम एक मीडियम भी हो सकता है,
मीडियम उसमें भी और बहुत ज़्यादा मॉडरेट भी हो सकता है, इडेमा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, मतलब क्या क्या हो सकता है। यूज़ इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट, डीमालन्यूट्रिशन भी हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो तो बच्चों में। ठीक है, द कॉमन इन्फेक्शन, द कॉमन, ठीक है, द कॉमन मतलब जो छोटे मोटे जो सबको होते रहते हैं इन्फेक्शन, वो भी बच्चों में की वजह से हो सकते हैं। जैसे यूटीआई हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट, पहले ही तो यूरिन जा रहा है और उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया, यूरिन के साथ पहले ही प्रोटीन जा रहा है और फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो गया, तो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यूआरआई, प्रोटीनियस प्रोटेंटाइटिस, सेल्यूलाइटिस। ठीक है, सेल्यूलाइटिस पूरी बॉडी पे स्वेलिंग, सेल्यूलाइटिस को अपन पूरी बॉडी पे स्वेलिंग होना बोलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में इडेमा तो बोलते ही है लेकिन उसको सेल्यूलाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरिया रहते हैं वो काम करते हैं इसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काम करते हैं। ठीक है, जो अपने बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं बॉडी पे, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काम करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन और भी है इसके, वैक्सीन से इज इन एनएस, पॉलीवेलेंट pneumococci, pneumococci vaccine, when the child is remission of the daily prednisone therapy। ठीक है, ये टाइम से इसका वैक्सीन नहीं लगा हो, वैक्सीन के कारण भी जो बैक्टीरिया रहते हैं, पी मॉलिक्यूल बैक्टीरिया रहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और डेली प्रिडनिसोन थेरेपी, कुछ कोई सी थेरेपी वगैरह चल रही है तो उससे भी हो सकता है। चिल्ड्रन विद ए नेगेटिव वेरिसिला टाइटर शुड बी गिवन वेरिसिला वैक्सीन। ठीक है, वेरिसिला जोस्टर जो वैक्सीन आती है वो नेगेटिव वर्क करने पर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। सेकंड, फर्स्ट वाला कॉम्प्लिकेशन है, ये सेकंड वाला कॉम्प्लिकेशन आ चुका है, हाइपर कोगुलेबिलिटी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड का क्लॉट हो जाना, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं अपन ब्लड को। तो इसमें यही दिया होगा थ्रोम्बोसिस में, हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड, ब्लड लीडिंग टू वेनियस इन आर्टिफिशियल थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ब्लड का क्लॉट हो जाना, कोई भी वेन या आर्टरी में यदि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है या प्रॉपर तरीके से यदि क्लॉट होने की वजह से ब्लड प्रॉपरली तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता किसी ऑर्गन को, तो उस वजह से भी हो सकता है। जैसे हार्ट को यदि अपनी कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाता तो डायरेक्ट पेशेंट को खड़े खड़े इंसान गिर सकता है, उसकी मौत हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट, प्रॉपर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी होता है कि इसमें यदि कोई सी, वो तो ठीक है कोरोनरी आर्टरी हार्ट को करती है इसलिए मैंने कोरोनरी का बोला, लेकिन कोई सा भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं होता है प्रॉपर तरीके से तो उसको किस वजह से, क्लोटिंग की वजह से वेन या आर्टरी में, तो उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ठीक है, हाइपर कोगुलेंट एबिलिटी। ठीक है, हाइपर कोगुलेंट एबिलिटी इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज बाय, किन किन कारणों से ये होती है हाइपर कोगुलेंट, किन किन रीजनों से होती है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ, ये जितने भी सारे कंसंट्रेशन है इनकी वजह से हो सकता है। लो, एक ये जैसे 1 2 4 8 10 जो ये कोगुलेंट्स है इनकी वजह से हो सकता है। लोअर लेवल ऑफ एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस एंथ्रो एंथ्रोम्बिन की वजह से हो सकता है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, डिक्रीज फाइब्रिनोलाइसिस, फाइब्रोनोस के कम होने से हो सकता है। हाई ब्लड वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी की वजह से ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। इंक्रीज प्लेटलेट से, ठीक है, प्लेटलेट से ज़्यादा बढ़ने से हो सकता है। ठीक है, एग्रीगेशन ओवरजेसिव डिलीवरिसिस से भी हो सकता है। इसका आगे देखते हैं अपन,
ठीक है, ये सब कॉम्प्लिकेशन में आ रहा है। थर्ड है ARP, प्री रीनल एंड रीनल। ठीक है, प्रॉपर तरीके से किडनी से, जो पहले रीनल अपनी किडनी थी उस तरीके से अब काम करती थी, अब उस काम नहीं कर पा रही है, तो उस वजह से भी हो सकता है। वो तो हो गई सही, किडनी का तो उसमें मेन है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज की वजह से हो सकता है। हाइपरलिपिडीमिया में भी रिस्क। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया में अपन ने पढ़ा था, हाइपरलिपिडीमिया मतलब रीनल का ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है। हाइपरलिपिडीमिया सबसे सीरियस कंडीशन होती है। ठीक है, फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। ठीक है, तो इसकी वजह से भी होता है। हाइपोवोल्यूमिक शॉक, यदि किसी कारण उसको शॉक लगाए हैं, हाइपोवोल्यूमिक जो डिफिब्रिलेटर रहता है उससे अपन पेशेंट को शॉक देते हैं। ठीक है, तो यदि कोई सी कंडीशन में अपन ने उसको शॉक दिया है तो उसकी वजह से कोई सा ऑर्गन या कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसकी वजह से भी हो सकता है। अदर अदर भी हो सकते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन, कॉर्टिकल इनसफिशियंस। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एनएस। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है, क्या अपन इसमें करेंगे, क्या मैनेज करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जनरल मैनेजमेंट में क्या है, इसमें क्या है, 2 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट दे रखा है, 2 तरह के अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैनेज कर सकते हैं। तो जनरल नॉन स्पेसिफिक होता है और कॉर्टिको स्टेरॉयड थेरेपी होती है। इन 2 तरीके से अपन उसको, कॉर्टिको स्टेरॉयड में ट्रांसप्लांटेशन आ जाता है। ठीक है, जनरल में अपन मेडिसिन से देते हैं, वो आ जाती है। तो इन 2 तरीके से अपन उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, वही चीज़ इसमें बताई गई है। अब हम आगे देखते हैं कि जनरल में किस टाइप का क्या क्या आता है, कॉर्टिको स्टेरॉयड में क्या आता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, जनरल थेरेपी आ गई है। जनरल थेरेपी में अपन क्या पढ़ेंगे, जनरल थेरेपी क्या होती है, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर इनिशियल वर्कअप इन इन्वॉल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट। और जनरल थेरेपी में क्या होता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में वैसे सभी का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जो इसमें अपन ट्रांसप्लांटेशन करना हो या उसके लिए तो एक स्पेशल हॉस्पिटल उसके लिए चाहिए। तो जो जनरल हॉस्पिटल में आता है, जो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं होता है, उस पेशेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यदि वो एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बात करना है तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली थेरेपी में वो उसमें वो सब आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जनरल में अपन हॉस्पिटल में उसका ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी उसकी यूजली इन रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट। ठीक है, उसकी जो एक्टिविटी रहती है बच्चे की, वो बिल्कुल भी किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, वो बिल्कुल एक चिड़चिड़ा सा रहता है। मैसिव इडेमा, हैवी हाइपरटेंशन इन इन्फेक्शन। क्या होता है, इडेमा बढ़ा हुआ रहता है, हाइपरटेंशन भी बढ़ा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन। ठीक है, की वजह से डाइट, डाइट में क्या होता है, हाइपरटेंशन एंड इडेमा, लो साल्ट डाइट। क्योंकि जो भी नेफ्रोटिक वाला है उसको क्या डाइट देना चाहिए, तो लो साल्ट वाली डाइट देना चाहिए। ओनली ड्यूरिंग पीरियड इडेमा और साल्ट फ्री डाइट। जो साल्ट नमक, जो जब नमक कोई खाता है ज़्यादा और उस पेशेंट को इडेमा है तो उसको नमक नहीं देना चाहिए, साल्ट फ्री कर देना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई नमक, कोई सब्जी रोटी वगैरह में नमक नहीं डाल के उसको खिलाना चाहिए। सीवियर इडेमा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इडेमा में रिस्ट्रिक्टली फ्लूइड इंटेक। उसको इडेमा में क्या करना पड़ेगा, अपने को फ्लूइड इंटेक करना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि वो प्रॉपरली तरीके से नहीं ले पाएगा। पहले ही तो फ्लू उसमें प्रोटीन की कमी हो रही है और पहले ऊपर से, तो इसलिए उसको अपन को सीवियर इडेमा में क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड को इनटेक करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हाँ, अवॉइडिंग इन्फेक्शन इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन को रोकना भी पड़ेगा अपने को। डायरेसिस, हाइड्रोक्लोरोथिजिन 2 mg एनेस्टर, ये सब उसको ड्रग्स अपन दे सकते हैं। डेक्स्ट्रॉन देंगे उसको 10 से 15 ml, वो
डोज पे नहीं रहता है, बच्चों में हमेशा वेट के अकॉर्डिंग, जितना बच्चे का वेट रहता है उसके अकॉर्डिंग अपन डोज निकालते हैं, जो ड्रग कैलकुलेट करते हैं कि उसके कितने वेट के अकॉर्डिंग 100 mg पर केजी या 20 mg पर केजी जो भी है। तो इसमें डोज लिखे भी हैं सामने कि इसमें एंटी स्टेरॉन अपन उसको 2 से 4 mg पर केजी पे देंगे, ठीक है। टेक्स्टोन उसको 10 से 15 ml पर केजी पे देंगे, और उसको हाइड्रोक्लोरोथाइन 2 mg पर केजी पे देंगे। वो इसलिए करते हैं, बड़ों में इतना प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चों का वेट के अकॉर्डिंग, छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको ज़्यादा ड्रग नहीं दे सकते, इसलिए उनके वेट के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करके सारे ड्रग्स वगैरह फ्रूटसामाइड, लेसिक्स उसको 2 mg पर केजी देते हैं, ठीक है। लेसिक्स से भी उसको वेरी इंपॉर्टेंट देना ही पड़ता है, इडेमा होता है तो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंजेक्शन ऑफ इंजेक्शन यूज ऑफ एल्बुलिन, ठीक है। एल्बुलिन प्लस लेसिक्स 20% ऑफ साल्ट फूर होता है। एल्बुमिन तो उसको लगाना ही पड़ता है यदि सीवियर इडेमा हुआ है, सीवियर आ गया है। तो यदि सीवियर है, उसको इडेमा स्वेलिंग नहीं उतर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, एल्बुमिन चढ़ाना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं दूध की थैली। जो वाइट कलर में एक आता है उसको बोलते हैं अपन दूध की थैली। तो वो अपने को चढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाके उसका स्वेलिंग कम होगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सीवियर एडिमा। सीवियर एडिमा में मतलब बहुत ज़्यादा एडिमा हुआ है, तब एल्बुमिन चढ़ाएंगे। फिर इन्फ्यूज़न, इन्फ्यूज़न, ठीक है। इन्फ्यूज़न क्या होता है, इफ्यूज़न मतलब पेट पानी भर जाना, ठीक है। इडेमा के साथ में पानी भी भर जाता है। जेनाइटल इडेमा, जेनाइटल इडेमा मतलब आपके पेनिस के आइट साइड में नीचे वाले जो जेनाइटल एरिया है उसमें स्वेलिंग आना, तब भी देंगे। वहाँ पे भी आ गया है मतलब समझ जाओ कि अब अपना एल्बुमिन देना पड़ेगा। सबसे लास्ट टाइम पे आता है पेनिस के आइट साइड में स्वेलिंग, ठीक है। तो मतलब समझ जाओ कि क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट जा रहा है। लो सीरम एल्बुमिन, तो लो सीरम एल्बुमिन उसको अपन देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एल्बुमिन देने का लिखा है कि कंडीशन में अपन को एल्बुमिन देना पड़ता है, ठीक है, किस किस कंडीशन में, ठीक है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडिनिसोलिन थेरेपी, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी आ गई है, जो सीरियस कंडीशन में देते हैं अपन को। कितना क्या mg देते हैं, कितना सब कुछ इसमें दे रखा है। प्रेडिनिसोलिन टेबलेट इज डोज ऑफ 60 mg, ठीक है। जब क्रिटिकल कंडीशन आएगी तब उसको अपन टेबलेट देंगे प्रेडनिसोलोन, ठीक है। प्रेडनिसोलोन टेबलेट उसको अपन देंगे, वैसे नॉर्मल कंडीशन में देंगे, लेकिन उसका डोज अपन बढ़ा के फिर देंगे 60 mg उसका डोज करके अपन। मैक्सिमम डेली डोज वो 80 mg, मैक्सिमम उसका डोज रहेगा 80 mg। या तो आप बीडी में दे दो 40-40 mg करके, मतलब 2 टाइम में सुबह शाम करके, या फिर आप एक ही टाइम में उसको देना पड़ेगा। डिवाइड इंटू 2-3 डोज, यही मैंने बोला, जो 2 डोज है उसमें दे दो, या फिर उसको एक डोज में तो नहीं, 2 डोज में ही चलती है। और फिर 4 कॉन्सेक्यूटिव वीक्स, ठीक है, 4 कॉन्सेक्यूटिव, उसको 4 सप्ताह तक चलने दो, तब जाके वो उसका वेट लॉस भी होगा और उसका एडेमा भी कम होगा। आफ्टर complete absence of proteinuria, prednisolone dose should be 3 to 14 mg day given every day single morning dose after complete absence of proteinuria, ठीक है। प्रोटीनूरिया से बाहर हो गया है पेशेंट, मतलब प्रोटीनूरिया के अंडर में नहीं है, उससे ज़्यादा प्रोटीन उसका यूरिन के साथ में निकलने लग गया है, तो उसको प्रेडनिसोलोन का डोज अपने को चालू करना है 40 mg डे के हिसाब से, ठीक है। या तो आप 2 डोज में दो या 3 डोज में दो उसको, मतलब बीडी में दो या टीडीएस में दो, ये आपके ऊपर है, लेकिन अधिकतर बीडी में चलता है। देर सिंगल मॉर्निंग डोज, मॉर्निंग डोज मतलब मॉर्निंग में तो देना ही देना है उसको, ठीक है। द alternate day dose is the slowly therapy is discontinued over the next 2-3 month। alternate dose, alternate वाला उसको अपन को चेकअप के लिए बुलाते हैं, तो उसको alternate के लिए वो प्रेडनिसोलोन जो टेबलेट्स रहती है वो अपन घर के लिए भी देते हैं, और उनको 2-3 मंथ तक उनको चलती रहती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिलेप्स इन एनएस, ठीक है। Many children with nephrotic syndrome will experience at least the replace
3-4 प्लस प्रोटीनूरिया प्लस एडेमा, इसमें ये कंडीशन दे रखी है, ये सब कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। यदि प्रोटीनूरिया की कंडीशन होगी तो क्या होगा, 3 से 4 प्लस यूरिन में प्रोटीन आएगा, तो उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोटीनूरिया। प्लस प्लस क्या होगा, इडेमा होगा, ठीक है। इडेमा तो होगा ही होगा, भले प्रोटीनूरिया हो या लिपिडीमिया हो या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन यदि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसको इडेमा हो तो होगा, ठीक है। डेली डिवाइडेड daily divided dose prednisolone at the dose notes yearly where he is the reflect in the child intent region urine trace of negative for protein for the 3 consecutive day। क्या है डेली डिवाइड डोज, प्रेडनिसोलन को डिवाइड कर करके उसके डोज देने पड़ेंगे अपने को, एक डोज फिक्स करके उसको डेली डिवाइड कर देना है 2-3 भागों में कि हाँ ये डोज आपको 3 टाइम में जाना है। प्रोटीन फॉर 3 यूरिन ट्रैक्ट और नेगेटिव प्रोटीन ऑफ कंसर्न 3 days, ये तो ठीक है, उसको आपको देना है, ठीक है, डिवाइड करके डोज आपको देना है दिन में 2-3 बार। द प्रेडनिसोलन डोज देन चेंज इज द अल्टरनेट डे डोजिंग द टेपर ऑफ 1:1। यदि 2 महीने हो चुके हैं बच्चों को, तो यदि अगली बार चेकअप करवाना आता है तो उसको अल्टरनेट भी अपन कर सकते हैं कंडीशन के, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स टू प्रेडनिसोलन थेरेपी, प्रेडनिसोलन थेरेपी, ठीक है। रिवीजन क्या है कि प्रेडनिसोलन थेरेपी क्या होती है, प्रेडनिसोलन थेरेपी में क्या होता है, जो टेबलेट से रहती है 5 mg की टेबलेट से रहती है, 10 mg की टेबलेट से रहती है, ठीक है। तो उनको किस हिसाब से अपने को चलना है वही दे रखा है यहाँ पे। नो रिवीजन, नो एडेमा यूरिन इज प्रोटीन फ्री, नो यूरिन एडेमा यूरिन इज प्रोटीन फ्री, प्रोटीन फ्री 5 consecutive days। यदि 5 दिन में यूरिन में प्रोटीन नहीं जाता है तो और इडेमा नहीं रहता है तो उसको अपन बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। रिलैप्स इडेमा ऑन फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल कंटेंट 2+ प्रोटीन फॉर 7 consecutive days। यदि मॉर्निंग में आपने सैंपल भेजा है उसमें 2+ आपका प्रोटीन आया तो काय में आएगा, प्रोटीन यूरिया में, ठीक है। प्रोटीन यूरिया में कॉन्सिक्यूटिव उसका 7 दिन तक कंटिन्यू 2+ आ रहा है, मतलब वो सीरियस कंडीशन में नहीं आ रहा, अगर वो कंट्रोल हो सकता है तो उसको अपन प्रेडनिसोलन टेबलेट के भी दे सकते हैं। फ्रिक्वेंट यदि 7 days हुए तो फ्रिक्वेंट रिलेप्सिंग, वैसे अपन प्रेडनिसोलन डोज जो है वो इसमें प्रोटीन यूरिया में देते हैं फर्स्ट डे से, लेकिन इसमें क्या होता है, यदि फर्स्ट डे से अपन दे रहे हैं तो वो अपन एक ओडी में चलाते हैं एक कम डोज, लेकिन यदि कंडीशन बढ़ती है या क्रिटिकल एरिया में जाता है तो फिर उसको अपन डोज को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसको बीडी भी करते हैं और टीडीएस भी करते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। फ्रिक्वेंट रिप्लेसिंग टू रिप्लेस विथ 6 month 4 year, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड रेसिस्टेंस फेल्यूर अचीव रिमिजन एंड प्रेडनिसोलन गिव डेली फॉर 28 days, ठीक है। प्रेडनिसोलन की जो टेबलेट्स होती है वो घर पे आपको छुट्टी होने के बाद 1 महीने तक 28 days तक चलाना पड़ता है, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है। एंड आगे बढ़ते हैं। साइड इफेक्ट विच लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टोरेज जो स्टोरेज ड्रग है उसको यदि ज़्यादा टाइम तक खाते रहेगा पेशेंट तो उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसकी बॉडी पे, वो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। स्टोरेज टॉक्सिसिटी, ठीक है। टॉक्सिसिटी मतलब तो आप समझते हो पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का काम भी है, ठीक है। कोई सी ड्रग लंबी चलती रही तो उससे हो सकता है। तो क्या क्या हो सकते हैं उसको, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं स्टोरेज ड्रग चलाने से। कैटरेक्ट हो सकता है आँखों में, ठीक है। साइकोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, एड्रेनल गैल सुपरेशन हो सकता है, हाइपरग्लिसमिया में जा सकता है पेशेंट, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, उसको छाले भी हो सकते हैं पेटों में, थ्रोम्बोसिस, पुअर हीलिंग ऑफ वाउंड, ठीक है, उसको जलन हो सकती है, पेट और एब्डोमेन पेन वगैरह, एब्डोमेन वगैरह में जलन हो सकती है, हाइपर ग्लिसमिया, ठीक है। ये सब चीज़ें उसको देखने को मिल सकती है, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं ये। अल्टरनेटिव एजेंट में क्या होगा, यदि स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट फ्रीक्वेंसी रिलैप्सेस एंड स्टेरॉइड रेसिस्टेंस पेशेंट्स, ठीक है। ये अल्टरनेटिव एजेंट में क्या होगा कि एक एजेंट रहते हैं, ये सब उसके एजेंट है
कि कौन से अपन ये ड्रग देते हैं तो उनमें कौन कौन से एजेंट काम करते हैं। यदि साइक्लोफॉस्फेमाइड प्लस स्टोरेट दे सकते हैं, ठीक है, कैल कैल्कोस्प्रिन ए, ट्रेकालीमेस, माइक्रोफेलोनेट, लेकिन ये कब देते हैं, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ये सारे देते हैं। इसमें इतना वो कुछ नहीं है, ये जो मेडिसिन कवर होते हैं ये अपन सारे मेडिसिन तो अपन ने आज इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन। तो अपना पूरा जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिसीज़ है उसके बारे में अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आप, मुझे लगता है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। किस और कुछ इसमें कोई डाउट है कुछ लोगों को, या किसी को भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जी जी जी। तो सभी को अच्छा लगा आज का टॉपिक। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच। अपना नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें अपन ने सारी चीज़ों के बारे में, कौन सी कंडीशन रहती है, क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्राइटेरिया रहते हैं, सब कुछ अपन ने डिस्कस किया हुआ है। तो आप जाकर सब अच्छे से रिवीजन कीजिए, एक बार सब उसका रिवीजन करें तो बेटर रहेगा और जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।